हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको बहुत ही सिंपल वे से करेंगे। एनपीयूज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने से पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे और मीनिंग को जानने से पहले हम इसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। एनपीयूज का जो फर्स्ट फीचर है वो है एंटिटी इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि एनजीओस जो है उनको अपने मेंबर से डिफरेंट अलग ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये एनपीओस मेंबर्स द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही हैं तो ये दोनों सेम हैं। ये कानून की नज़रों में दो अलग पर्सन्स हैं। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका दूसरा फीचर है पर्पस। क्यों, आप मुझे बताओ बच्चे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप की जाती हैं? या तो प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए या फिर सर्विस करने के लिए। यही फीचर्स एनपीओस का इसको डिफरेंट बनाता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है टू सर्व द पब्लिक और इट्स मेंबर। मतलब प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन पर्पस नहीं है। और ये किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, वो जैसे कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस और स्पोर्ट्स को भी ये प्रमोट कर सकते हैं। मतलब इस तरह की सर्विसेज ये लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और जो इसका थर्ड फीचर है बच्चे वो है ऑनरशिप। बच्चे ये कोई इंडिविजुअल पर्सन इसे सेटअप नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए ये इसकी ऑनरशिप सोसाइटी से रिलेटेड है। मैनेजमेंट, नेक्स्ट जो फीचर है इसका मैनेजमेंट, मतलब कैसे इसका एनजीओज का काम चलता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली ट्रस्ट या मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। इस ट्रस्ट और मैनेजिंग कमेटी के अंडर ही एनजीओज का सारा काम चलता है। अब हमने ये तो कह दिया कि एनपीओज का जो मेन पर्पस है वो है टू सर्व द पब्लिक, पर पब्लिक को सर्व करने के लिए भी अलग अलग तरह की सेवाएं प्रोवाइड करवाने के लिए भी उन्हें फंड्स की तो ज़रूरत होगी ना। जो इसका लास्ट और इम्पॉर्टेंट फीचर है बच्चे वो है फंड्स। कहाँ से आते हैं इसके फंड्स? इसके बच्चे फंड्स के जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं मेंबरशिप फीस, जो मेंबर्स को मेंबर बनने के लिए पे करनी पड़ती हैं। एंट्रेंस फीस, ये भी मेंबर्स को मेंबर बनने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को पे करनी पड़ती हैं। सब्सक्रिप्शन जो इसके मेंबर्स होते हैं बच्चे उनको पीरियडिकल बेसिस पे कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है ताकि एनजीओज का काम स्मूथली चल सके। इस जो पीरियडिकल पेमेंट जो की जाती है मेंबर्स द्वारा उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और जो लास्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंड सोर्स है वो है डोनेशंस। इस तरह ये एनजीओज के सारे फीचर्स को कोलैबोरेट करके हम एनपीओज का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप टू फॉर द कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस सर्विसेज टू पब्लिक एंड और मेंबर्स। Their main objective is to serve the society and its member, not to earn profit. That's why these organizations are also called non-profit organizations. बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह एनपीओस को भी अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी बनाने पड़ते हैं और अपने मेंबर्स को अपने ऑपरेशंस के बारे में रिपोर्ट करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स में इंक्लूड है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बच्चे कैश ट्रांजैक्शंस की समरी को शो करता है और ये कैश अकाउंट की तरह ही होता है और ये प्योरली ऑन कैश बेसिस
प्रिपेयर किया जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी वजह से इसकी नेचर रियल अकाउंट की है और इसमें हम बच्चे हर तरह की आइटम रिकॉर्ड करेंगे, हर तरह की आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो। और ये बनाया कैसे जाता है, जैसे इसकी डेबिट साइड में ऑल रिसीप्ट शो होंगी और क्रेडिट साइड में ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स। और ये अकाउंट शुरू होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस से। और डेबिट साइड में सारी तरह की रिसीप्ट्स जो हमने करंट ईयर रिसीव की हैं वो शो होंगी और क्रेडिट साइड में हर तरह की पेमेंट शो होंगी। अगर हमारा बैंक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे और जो इसका बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होगा वो शो होगा हमें। अगर कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड शो होगा, मतलब वो डेबिट बैलेंस होता है पर शो हम उसे क्रेडिट साइड करेंगे। और अगर हमारा कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसका जो बैलेंस शो होगा बच्चे वो डेबिट साइड में शो होगा एज ए बैलेंसिंग फिगर। और इस तरह से हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है अपना प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए, उसी तरह एनपीओज क्योंकि प्रॉफिट अर्न नहीं करती इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकती, पर उनको अपने ऑपरेशंस के बारे में का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट एनपीओज अपना सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए बनाती है, क्योंकि जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन का रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस में फाइंड आउट करती है, उसी तरह एनपीओज अपने ऑपरेशंस का रिजल्ट सरप्लस और डेफिसिट की फॉर्म में फाइंड आउट करती है। व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस बच्चे इज द एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर। And what is deficit? Deficit is the excess of expenditure over income during a particular accounting period। और जिस पीरियड के लिए हम ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ये अकाउंट बच्चे एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सारे साल के अपने एक अकाउंटिंग पीरियड के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को शो करते हैं। ये अकाउंट बच्चे अक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। अक्रूअल बेस का मतलब है कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस और इनकम को शो करेंगे वेदर दे आर एक्चुअली रिसीव्ड, द इनकम्स आर एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, और पेमेंट एक्सपेंसेस आर एक्चुअली पेड और नॉट। और इसी वजह से हम इस अकाउंट को बनाते समय सिर्फ रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बच्चे क्योंकि ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक खास अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम इसमें एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस एंड अक्रूअल इनकम्स एक्सेट्रा। मीन्स ये सारी एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम अपना एग्जैक्ट सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट कर सकें। इस अकाउंट का बच्चे कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ये बच्चे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये हम एग्जैक्ट उसी बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं जिस बेस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। इसका फॉर्मेट मैंने सामने लिखा है, देखो। इसकी डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम्स होती हैं। और डेबिट साइड में हम एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस शो करेंगे, लॉसेस शो करेंगे। और इसकी क्रेडिट साइड में हम उसी तरह एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड सारे रिसीप्ट्स
और इनकम्स शो करेंगे। अगर हमारे इनकम्स एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हैं तो हमें सरप्लस शो होगा, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो हमें डेफिसिट शो होगा। ये जो सरप्लस और डेफिसिट है रिस्पेक्टिवली कैपिटल फंड में जाके प्लस और माइनस होगा। अगर सरप्लस होगा तो हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, और अगर डेफिसिट होगा तो हम इसे माइनस करेंगे।